बेटा, ये सुमित अग्रवाल शहर का मशहूर बिजनेसमैन है। कम से कम 600 से 700 लोग इसके नीचे काम करते हैं, लेकिन मजाल है जो इनमें इतना सा भी घमंड हो। सुमित यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर अपने बंगलों में अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। अभी फिलहाल अरमान की शादी की वजह से कुछ दिनों के लिए यहाँ शिफ्ट हुआ है। दादाजी ने एक एक करके सबका इंट्रोडक्शन आस्था से करवा दिया। दादाजी ने आस्था को समझाते हुए कहा, बेटा, ये हमारा छोटा सा परिवार है और अब तुम इस परिवार का सबसे खास हिस्सा हो, क्योंकि तुम इस घर की बड़ी बहू और अरमान की बीवी हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम दिल से इस फैमिली को अपनाओगी। दादाजी के ये कहते ही आस्था का चेहरा एकदम से मुरझा गया। पिछली रात को हुआ सारा इंसिडेंट उसके सामने एक एक करके घूमने लगा और उसके हाथों के रोंगटे खड़े हो गए। आस्था उन चारों पर से नजरें हटाकर अब पूरे घर को देखने लगी। कहने को तो पूरा घर महल के जैसा था, लेकिन घर ब्लैक और डार्क कलर के थीम से सजा था, जो दिखने में डरावना और किसी भूत बंगले जैसा लग रहा था। दादाजी ने आस्था की आंखों में आए सवालों को देख लिया। वो बोले, घर की डार्क थीम है, ये तुम्हें खास पसंद नहीं आ रही है ना, और तुम्हें एकदम भूतिया वाली फीलिंग आ रही होगी। लेकिन हम क्या करें, इस घर में तुम्हारे पति अरमान सिंघानिया का राज चलता है और हम चाहते हैं कि तुम उस अरमान सिंघानिया पर राज करो। ध्रुव भी जल्दी से आस्था को समझाते हुए बोला, भाभी प्लीज, आप इस तरह से अरमान भाई से मत डरो। आप मेरी बात ध्यान से सुनो। उन्हें गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि वो आपको कोई परेशानी नहीं होने देंगे, आपका ख्याल भी रखेंगे। हाँ, माना कि उन्हें लड़कियों से कुछ ज्यादा ही नफरत है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि आप उनकी औरतों को लेकर इस सोच को बदल दोगी, और हम सब तो हैं ही आपके साथ। इसीलिए आप ज्यादा फिक्र मत करो, हम सब संभाल लेंगे। आस्था ने जैसे ही अरमान के मिजाज और लड़कियों से नफरत के बारे में सुना तो उसे काफी डर लगने लगा। वो मन ही मन सोचने लगी, अरमान लड़कियों से नफरत क्यों करता है, और इतनी हद तक नफरत करता है कि पूरे बंगले में कोई भी लेडी वर्कर तक नहीं है। तभी दादाजी हल्की तेज आवाज में कहने लगे, चुप करो नालायकों, इस तरह से अगर तुम सब बहू को डराने लग जाओगे तो ये किस तरह से अरमान के बारे में सोचेगी और कैसे अपनी गृहस्थी आगे बढ़ाएगी। तुम्हें इसे हौसला देना है, ना कि इसे डराना है। और रही बात हमारी, तो हम आज हैं कल नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि जाने से पहले अपने पोते और बहू को इस घर में सुकून और चैन से जिंदगी जीते हुए देखें। शायद तब हमारा गिल्ट कुछ कम हो जाए। आहान हैरानी से बोला, क्या बात है दादाजी, आप किस गिल्ट की बात कर रहे हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हम सबसे कुछ छिपा रहे हैं। तभी सुमित आगे आया और कहने लगा, ट्रस्ट मी दादाजी, अरमान ने कल रात हमसे रूडली बात की, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वैसे भी वो हमारा बचपन का दोस्त है और हम उसकी आदतों के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ हैं। तो फिर दादाजी आप क्यों गिल्ट की बात कर रहे हैं? ये सब देखकर आस्था अपना सिर झुकाकर एक तरफ खड़ी हो गई, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि दादाजी किस बारे में बात कर रहे थे। तभी मायूस दादाजी आस्था के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब उन चारों का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। तब ध्रुव आगे आया और दादाजी के हाथों को पकड़कर नीचे कर दिया। आखिर क्या बात है दादाजी, आप इस तरह से भाभी के सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? दादाजी उन चारों की ओर मुड़कर बोले, तुम चारों ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि हम चाहकर भी तुमसे कुछ नहीं छिपा सकते हैं, और हमें इस बात का गिल्ट है कि हमने आस्था बेटी को अरमान से शादी करने के लिए मजबूर किया। क्या? जैसे ही उन चारों ने ये सुना, उनका मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया, और तभी वो चारों हैरानी से बोलने लगे, दादाजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो खुद अरमान भाई को लड़की दिखाने के लिए लेकर गए थे ना, तो फिर शादी के लिए मजबूर, इसका क्या मतलब है? और आप प्रियंका भाभी के सामने हाथ क्यों जोड़कर खड़े हुए हैं?
आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।